हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में इन दिनों जो है राजनीति कितनी गरमाई हुई है। नए नए समीकरण बनते दिखाई दे रहे हैं और रोज कुछ ना कुछ अपडेट आ रही हैं। और 4 जून को जब रिजल्ट आया उसके बाद क्या कुछ हुआ, सारी अपडेट्स आपके पास तो चली गई हैं। और आज हमारे साथ जो है खास मेहमान मौजूद हैं महाराष्ट्र की राजनीति पे चर्चा करने के लिए। सर, पहले तो आपका बहुत स्वागत है। मेरा नाम सीए विट्ठल नावंदर है। मैं यहाँ पे मीरा भाईंदर में भारतीय जनता पार्टी का जिला सचिव हूँ और मेरा एक अपना फाउंडेशन है, कृष्णा फाउंडेशन, जिसके थ्रू मैं काफी सोशल काम करता हूँ। जी, तो आज जो है वो जिला सचिव हमारे साथ बैठे हुए हैं। और क्योंकि बीजेपी ने किस तरीके से परफॉर्म किया है महाराष्ट्र में, हमने वो देखा। और जितनी उम्मीद थी उस उम्मीद पर खरी नहीं उतर पाई है। तो सर, सबसे पहले ये बताइए कि कहाँ कमी रह गई, क्योंकि हमने देखा कि तमाम नेता जो है वो लगातार कह रहे थे कि 40 के पार इस बार जो है सीटें आएंगी, लेकिन उतनी उम्मीद नहीं आई और जनता ने उतना जो है सपोर्ट इस बार नहीं दिखाया है महाराष्ट्र की राजनीति में। तो क्या लगता है कहाँ कमी रह गई? देखिए, ऐसा हर चुनाव में देखो कहीं कमी रह जाती है, कहीं हम बहुत ज्यादा परफॉर्म कर जाते हैं, तो ये तो हर चुनाव की अलग अलग बात होती है। मैं आपको एक बात आश्वस्त करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और महायुति की तरफ से हमने पूरी मेहनत की कि यहाँ पे महाराष्ट्र में एनडीए कम से कम 35+ सीट लेके जाए। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ हमारी कमियां रह गई। कहीं ना कहीं हमारे जो विधायकों का है वो शायद कनेक्ट नहीं रह पाया होगा। कहीं ना कहीं है कि बहुत ज़्यादा हमने मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ने की कोशिश की, रेदर देन कि हम जाके पब्लिक में कनेक्ट करें। कई चीज़ें ऐसी हुई, जैसे महाराष्ट्र में जो मेन रीजन लोग बता रहे हैं कि भाई 2 पार्टियों को तोड़ा गया, तो उसका जो सिंपत्ति है वो उद्धव ठाकरे ग्रुप को और शरद पवार ग्रुप को मिला। और प्लस जो बाकी जो वोटों का पोलराइजेशन हुआ, ध्रुवीकरण हुआ, वो तो सभी जानते हैं कि वो उनको बीजेपी को वोट देना ही नहीं होता, वो उनका ध्रुवीकरण हो गया। तो यही सब मेन कारण है कि जिसकी वजह से महाराष्ट्र में हम अपेक्षित परिणाम अपने फेवर में नहीं लेके आ पाए। जी, मित्र जी, देखिए 2014 में हमने देखा कि शिवसेना के साथ जब अलायंस था तो 42 करीब सीटें, और 2019 में भी 40 से ऊपर सीटें आई थी। और इस बार जो है 28 सीटों पर करीब करीब जो है वो बीजेपी लड़ी और करीब 9 सीटों के आसपास। तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखा कि जिस तरीके से कैलकुलेशन बैठाया था कि दिल्ली में अगर सरकार बनानी है तो यूपी और महाराष्ट्र का योगदान, क्योंकि यूपी के बाद महाराष्ट्र ही ऐसा स्टेट है जहाँ सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें आती हैं। तो कहीं न कहीं यूपी में तो दिखाई कि गड़बड़ हुआ है, महाराष्ट्र में भी बहुत ज़्यादा गड़बड़ होता हुआ दिखाई दिया। तो एक तरीके से अभी जो खबरें आ रही हैं जिसे हम देख पा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कहीं न कहीं कमज़ोर कड़ी जो है, एक तरीके से जो एनडीए अलायंस के जो अजित पवार थे वो भी एक कमज़ोर कड़ी, क्योंकि एक सीट बहुत मुश्किल से उनकी आई है। और देखा जाए परसेंटेज के हिसाब से तो एकनाथ शिंदे फिर भी एक तरह से दिख रहे हैं कि 7 सीटें लेके आए हैं। तो लग रहा है कि इंडिया अलायंस में भी काफ़ी कुछ करने की ज़रूरत है इस समय। देखिए, हार जीत एक चुनाव का गणित होता है। आप देखोगे तो फिर भी मैंडेट है वो एनडीए को ही मिला है। ठीक है, भले हमारी सीटें कम आई है, लेकिन मैंडेट है वो अभी भी एनडीए को मिला है और मोदी जी ने फिर प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार शपथ ली है। ठीक है, कुछ हमारी गलतियां हुई है, उसके हमें रीथिंक करने की जरूरत है, उन्हें कैलकुलेट करने की जरूरत है कि हम कहाँ डिस्कनेक्ट कर पाए। बेसिकली ये है कि लोगों का ऐसा व्यू है कि भाई आपने दो पार्ट, जैसे मैंने पिछली बार भी बताया कि लोगों का व्यू है कि आपने दो पार्टियां तोड़ी, इसलिए सिंपैथी वहां चली गई वहां चली गई। ऐसा कुछ नहीं है। कई मुद्दे ऐसे थे कि जिसकी वजह से पब्लिक शायद डिस्कनेक्ट कर गई। जैसे मोदी जी ने एक नारा दिया था अभी अब की बार 400 पार, तो विपक्ष ये नैरेटिव बनाने में सफल हो गया कि अगर 400 पार सीटें आई तो यह संविधान बदल देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। कहीं ना कहीं वो नारा, अगर देखा जाए तो अति उत्साह का नारा था। उसे एक ट्रेंड सेट होता है, हमारी कोशिश थी कि ट्रेंड सेट करने की, लेकिन वो विपक्ष ने उसको एक अलग नैरेटिव दे दिया और गलत गलत नैरेटिव के संविधान बदल देंगे, ये दे देंगे, किसानों की जो नीति मिल रही है वो रोक देंगे और भारत का संविधान में बहुत कुछ चेंज कर देंगे, ये कर देंगे। जो एक फेक टाइप के नैरेटिव बनाए गए वो कहीं ना कहीं पब्लिक के माइंड में जाके सेट हो गए। इसके लिए जो अपेक्षित वोट मिलना था उतना मिल नहीं पाया और मेन हार का रीजन वही है। बाकी आप देखा जाए तो मोदी जी से पर से लोगों की कोई नाराजगी नहीं है। अगर मोदी जी से नाराजगी होती तो शायद हम एनडीए की सरकार ही नहीं बना पाते, लेकिन लोगों की पर से मोदी जी से कोई नाराजगी नहीं है। ठीक है, कहीं ना कहीं खामियां रही है, कहीं ना कहीं अति उत्साह में नारे गए हैं, कहीं ना कहीं वोटों का ध्रुवीकरण हुआ है, कहीं ना कहीं जैसे यहाँ पे मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की बात थी वो कहीं ना कहीं थोड़ा बैकफायर कर गया। लोगों को ऐसा लगता है कि उनको बीजेपी प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं कर पाई। कहीं ना कहीं लोग अब नेतृत्व पे भी सवाल उठाते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ नेतृत्व पे सवाल उठाना गलत है। ये वही नेतृत्व है जब 2014 2019 में जब एकदम सुपर सीटें लेके आई थी तब इनके ऊपर कोई सवाल नहीं उठाया गया था, लेकिन जब आज थोड़ी सीटें कम आई है तो सभी सवाल उठाते हैं। चलो, नेचुरल है, जो जिनकी सीटें कम आती है उसके लिए लोग फिर विश्लेषण करने बैठ ही जाते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ ठीक है, कुछ एक इश्यूज हुए हैं
उनको ठीक करने की जरूरत है। और मैं आपको बोलता हूँ नेक्स्ट 6 to 7 मंथ में आप देखोगे कि वापस एनडीए उसी गति से काम करेगा, और जो विपक्ष ने, इंडिया गठबंधन ने नैरेटिव बनाया था, वो सब अपने आप पब्लिक के दिमाग से उतर जाएगा। अभी तो एकनाथ शिंदे भी कह रहे हैं मिथुन जी की अभी 400 पार का जो नैरेटिव था वही कहीं ना कहीं जो है गलत हो गया, वो भी एक है, जैसा कि आपने भी बताया, और एकनाथ शिंदे भी वो बात कह रहे हैं। लेकिन अभी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, उसको लेकर के, क्योंकि लोकसभा में तो जो हुआ वो हुआ, अब विधानसभा चुनाव को लेकर के ये भी सुनने में आ रहा है कि कई सारे जो विधायक हैं वो एक दूसरे के पार्टी के संपर्क में, एकनाथ शिंदे के विधायक जो हैं वो यूपीटी ग्रुप के संपर्क में, वहीं अजित पवार के जो विधायक हैं वो शरद पवार के संपर्क में, और ऐसा ही इनकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि नहीं, हमारे नहीं है, बल्कि उनके विधायक हमारे संपर्क में हैं, जो अजित पवार की तरफ से कहा जा रहा है और एकनाथ शिंदे की तरफ से। तो लग रहा है कि अब कुछ रणनीति बदलने की भी जरूरत है, क्योंकि विधानसभा चुनाव अब मोदी जी के चेहरे पे न लड़के, बल्कि विधायक खुद अपने चेहरे पे भी लड़े, क्योंकि खुद इनिशिएटिव भी लें, ताकि कब तक जो है बाबा उनके चेहरे पे लड़े, क्योंकि इस बार मोदी लहर जो 14-19 में दिखाई दी थी उतनी नहीं दिखाई दी महाराष्ट्र में। देखिए ऐसा है, जब भी महाराष्ट्र में अक्टूबर नवंबर में जब भी चुनाव होने हैं, तो ये एक लोकल चुनाव है। यहाँ पे आपको विधायक का कामकाज देख के पब्लिक वोट करती है। मोदी जी एक वैकेंट चेहरा है, बड़ा चेहरा है, लोग उनको मानते हैं, उनकी बात सुनते हैं। लोकसभा में लोग उनके चेहरे पे वोट देते हैं, विधानसभा में लोग उनके चेहरे पे वोट देंगे, लेकिन साथ में जो लोकल विधायक को टिकट मिलती है उसके चेहरे पे भी वोट पड़ेंगे। हमने पिछली बार भी देखा कि हमारे यहाँ से निर्दलीय उम्मीदवार जीत गए थे, हमारे जो बीजेपी के कैंडिडेट थे वो हार गए थे। तो कहीं ना कहीं लोकल चुनावों में आपका चेहरा फैक्टर करता है, बड़ा फैक्टर करता है। तो जो भी विधायक है, जो भी लड़ना चाहते हैं, उनको यही है कि वो कम से कम पब्लिक से कनेक्ट बनाए रखे, उनकी समस्याएं सुने। देखिए अल्टीमेटली जनता जनार्दन है, वोट उसको करना है। आप कितना भी ऊपर से ये कर ले वो कर ले, लेकिन उससे फर्क कुछ नहीं पड़ता। अल्टीमेटली पब्लिक के साथ जो कनेक्ट रहता है, जो जनता जनार्दन है, वही वोट करती है। हमें उनके साथ कनेक्ट रखना चाहिए, उनकी समस्याओं को सुनना चाहिए, वो क्या चाहते हैं उनके हिसाब से काम करना चाहिए। तो मैं कहता हूँ कोई बड़ी मुश्किल वाली बात नहीं है। और रही बात हमारे गठबंधन की महायुति की, तो मैं कहता हूँ विधानसभा में ये गठबंधन इंटैक्ट रहेगा, इसी तरह से चुनाव लड़े जाएंगे। क्योंकि जो जनता ने जिस मुद्दों से एनडीए को कम वोट किया, वो तब सामने आ गए। कभी कोई संविधान नहीं बदलने वाला, कोई कुछ नहीं होने वाला, जो मेन नैरेटिव बनाया था वही था। अब वो नैरेटिव आगे काम करने वाला है नहीं, क्योंकि संविधान बदलने वाला है नहीं। तो जो वोटरों में कुछ इस रीजन से नाराजगी थी, वो एनडीए से दूर नहीं हुए, कुछ नाराजगी थी। तो आई थिंक उनकी अब नाराजगी दूर हो गई होगी, और आई एम श्योर विधानसभा में वापस सारे के सारे हमारी महायुति को वोट करेंगे। लेकिन विजय जी, एक चीज मैंने जो ऑब्जर्व की है कि जिस तरीके से विपक्ष ने संविधान बदलने को लेकर के, जिस तरीके से बीजेपी के लोग कहते हैं कि नैरेटिव सेट किया, हम लोग तो बयानबाजी और ये सब सुनते रहते हैं, ऐसा लगता है कि उसको डिफेंड करने में भी बीजेपी के भी जो बाकी नेता है, सिर्फ नरेंद्र मोदी की जिम्मेदारी नहीं बनती, जो बाकी और भी नेता है उनको भी डिफेंड करना चाहिए था इस चीज को, और इस नैरेटिव को तोड़ना चाहिए था कि ये जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है ये नहीं है। और उसी का जो एक कह सकते हैं कि बहुत बड़ा भुगतान जो है वो बीजेपी को करना पड़ा महाराष्ट्र यूपी में। हाँ, ये बात से मैं आप पे एग्री करता हूँ कि उन्होंने नैरेटिव पहले सेट कर दिया, और कहीं न कहीं हमें डिफेंड करने में इसमें थोड़ी-सी देर कर दी, उसका नुकसान हमें हुआ है। जैसे उन्होंने नैरेटिव चलाया था, मेन ये उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा नैरेटिव चला, उसको वहीं डिफेंड करने की ज़रूरत थी, लेकिन डिफेंड किया भी गया। आपने देखा था कि हमारे गृह मंत्री अमित भाई शाह का, उन्होंने एक फेक वीडियो भी चलाया था, पूरा ये एआई से फेक करके चलाया था। तो इमीडिएटली सबने वहाँ डिफेंड किया था, ये फेक वीडियो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो तब तक क्या पब्लिक में घूम चुका था। अब हर आदमी तो इतना इंटेलिजेंट होता नहीं है कि वो उस चीज को समझ सके, तो लोगों ने उस चीज को दिमाग में घर कर लिया। बाद में तो आपने देखा होगा हर एक नेता ने इसको डिफेंड किया, भाई ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन तब तक पब्लिक के माइंड में वो वीडियो जा चुका था, और पब्लिक माइंड में माइंडसेट हो चुका था। और कुछ एक गैर जिम्मेदार व्यवहार या गैर जिम्मेदार आप बयान कह सकते हो, हमारे इंडियन नेताओं की तरफ से भी गए थे, तो उसकी वजह से कहीं न कहीं हमें इसका खामियाजा उठाना पड़ा। बड़ी ईमानदारी से ये बात कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर जो बीजेपी के नेताओं से हमने बात की, हमेशा अपनी खामियों को छुपाने की कोशिश करते हैं, बात ही नहीं करते हैं। लेकिन यही है कि जितना ज्यादा आप ट्रांसपेरेंट रहेंगे, जितना ज्यादा आप बात करेंगे, जनता उतना ही आपसे कनेक्ट करती है, और बहुत ज्यादा आपका समय नहीं लेंगे। एक चीज हम जानना चाहेंगे आपसे दिल जी की, विधानसभा चुनाव आने वाले हैं अभी, और बहुत सारी रणनीति में बदलाव करने की जरूरत है, क्योंकि लोकसभा में हमने देखा कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी किए गए बीजेपी की तरफ से, बहुत सारे मौजूदा सांसद थे जिनका टिकट काट के नए चेहरों को मौका दिया गया। तो अब लगता है कि जो अभी आप लोगों की बातचीत तो होती होगी पार्टी के अंदर, कि क्या कुछ रणनीति तैयार करने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से अभी लोकसभा में रिजल्ट आए हैं, कहीं ना कहीं विधायकों के मन में भी ये बात है कि यही रिजल्ट दोबारा ना दोहराया जाए विधानसभा में, नहीं तो फिर से एनडीए को एक बहुत बड़ा लॉस हो सकता है और एमवीए को फायदा पहुंच सकता है। तो 3 महीने का समय बहुत ज्यादा नहीं होता, बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती हैं। तो आप क्या कैसे देख रहे हैं यहाँ से जर्नी आगे की?
मैं यहाँ से आगे जर्नी से देखता हूँ कि जो भी इच्छुक विधायक है उनको मैक्सिमम यहाँ से जनता से कनेक्ट करना चाहिए। कोई भी चुनाव जीतने का एक ही मूल मंत्र है, आपको जनता के बीच में रहना है, जनता की समस्याएं सुननी है और उनका निवारण करना है। और निवारण करना, अगर आप अभी निवारण नहीं कर पा रहे हो तो आपको उनको एश्योरेंस देना है कि इनका निवारण हो जाएगा। चुनाव जीतने की एक ही गणित है, कोई दूसरी गणित नहीं है कि आपको जनता जनार्दन की बात सुननी है, जनता के बीच में जाना है, जनता के मुद्दों को उठाना है, जनता के बीच में रहना है। ये एक ही गणित है, कोई गणित नहीं चलेगी। जो आदमी काम मैक्सिमम तरीके से कर पाया, अच्छे से कर पाया, वो अपनी नया पार लगा लेगा। और जो नहीं कर पाया तो उसके लिए खतरा हो सकता है। और आगे विधानसभा चुनाव में मैं आपको फिर आश्वस्त करना चाहता हूँ कि ये विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो उन्होंने फेक नैरेटिव चलाए थे, जो भी जितना सब कुछ हमारा डैमेज जितना होना था हो चुका। अब हमें यहाँ से गेन नहीं करना है, इसके नीचे जाने की हमारे पास में कोई गुंजाइश नहीं है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और जैसा कि उन्होंने कहा कि जनता के बीच ही जाना पड़ेगा, ये सही बात है। चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, जनता के बीच जाएंगे और जब उनसे बात करेंगे तो ही जनता जो है बात समझती है और अपना जो जनादेश है, अपना वोट है, वो उन्हीं पार्टी को देती है जो उनका दिल जीतने में कामयाब होते हैं। और इस चीज के लिए आपको ग्राउंड लेवल पर उतरना ही पड़ता है, लोगों से बातचीत करनी ही पड़ती है और उनके लिए काम करना ही पड़ता है। भले आपके पास कितना भी बड़ा चेहरा हो, लेकिन आपको भी काम तो करना पड़ेगा। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही और आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। फिर लौटेंगे तो बात करेंगे किसी बड़ी खबर पर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।